भारत में जहां आम व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में रोज लगा रहता है, वहीं भारत की सबसे शक्तिशाली भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था ने हाल ही में 7 BMW गाड़ियों की खरीदी के लिए एक टेंडर जारी किया। सुनने में तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसी एक खबर ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक वो संस्था जिसे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया था, अब वही संस्था लग्जरी गाड़ियों के पीछे क्यों जा रही है। दरअसल ये सवाल सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं है, यह सवाल लोकपाल की शक्ति, अधिकार और भारत की पूरी भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसको ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विवाद आया कहां से। देखिए, 16 अक्टूबर को लोकपाल के ऑफिस ने एक खुली घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें 7 BMW 3 सीरीज की गाड़ियां चाहिए, वो भी सफेद रंग में और लॉन्ग व्हील बेस के साथ। अब आप सोचेंगे कि यह तो एक सामान्य सरकारी खरीद है, तो फिर इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जो संस्था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनी है, वही संस्था जब अपने लिए लग्जरियस गाड़ियां खरीदेगी तो सवाल तो उठेगा ही सही। यहाँ पर हम लोकपाल की गाड़ियों की खरीदी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियों की खरीदी की जा रही है वो सही है या गलत है, उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकपाल का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। अगर हम उन परिस्थितियों को समझ जाएंगे तो फिर हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये खरीदी सही है या गलत है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। वर्ष 2010-11 के समय में हम चलते हैं। उस समय एक व्यक्ति थे अन्ना हजारे जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। इसके पहले अगर हम भारत में जन आंदोलन की बात करें तो इसके पहले जयप्रकाश नारायण का ही आंदोलन उस लेवल का था, उसके बाद में ये सेकंड आंदोलन था। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन आंदोलन क्यों छेड़ा था? क्योंकि उस समय सरकार के खिलाफ, जो कि यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, जैसे कि कोयला घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हो गया, फिर उसके बाद में एक 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला सामने आया था। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उस समय भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पोस्ट पर आसीन थे विनोद राय साहब, जिन्हें हम केक के नाम से जानते हैं ना, इस पोस्ट को। विनोद राय साहब का काम यह था उस समय कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बही खातों की जांच करना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर कोई अपने जो सार्वजनिक उपक्रम चलाती है उनके खातों की जांच करना कि बजट के अनुसार खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, ये सब काम इनका था। इन्होंने उस समय 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन की एक नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया और इन्होंने बोला कि अगर सरकार की नीति थोड़ी सी अलग होती तो शायद 1,76,000 करोड़ का सरकार को मुनाफा होता। तो ये जो केक की रिपोर्ट होती है वो लोकसभा में लोक लेखा समिति के समक्ष रखी जाती थी। उस समय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी जी, और लोक लेखा समिति के समक्ष जब ये केक की इस 2G स्पेक्ट्रम की जो रिपोर्ट रखी गई, उसके बाद में खूब हो हल्ला मचा। फिर उसके बाद में देश में भी हो हल्ला मचा और फिर अन्ना हजारे जी उस आंदोलन को लीड करने आ गए, जिसके पीछे 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ घोटाला और कोयला घोटाले की एक स्टोरी जुड़ी हुई थी। अब इस आंदोलन में आपको मालूम होगा कि मेन भूमिका केजरीवाल साहब की थी, किरण बेदी जी की थी, कुमार विश्वास साहब थे, स्वामी अग्निवेश भी थे, है ना, जनरल VK सिंह थे। अब मैक्सिमम लोग जो अन्ना हजारे के साथ थे, वो ये बात अलग है कि सभी लोग पॉलिटिकल सेटल हो गए, सब ने अपनी अपनी पार्टी बना ली, सब ने राजनीतिक भरपूर लाभ ले लिया। और इन्होंने जो मांग करी थी उस समय जन लोकपाल की करी थी, उसमें कई सारे चेंजेस के साथ में सरकार ने इनकी मांगों को आगे जाकर माना भी था। और मानना इसलिए पड़ा था क्योंकि इस आंदोलन ने जिस तरह का विकराल रूप धारण किया था, तो सरकार के पास झुकने के अलावा और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। और फिर इसी कारण से सरकार ने ताबड़तोड़ में, क्योंकि 2014 में इलेक्शन को फेस करना था, और इसी कारण से सरकार ने ताबड़तोड़ में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 को पास किया। अब ये संसद से पास हो गया। हालांकि जो नए लोकपाल बने थे वो वर्ष 2019 में जाके बने थे, क्योंकि इसकी जो सिलेक्शन कमेटी में एक विपक्ष के नेता की जरूरत होती थी। और आपको मालूम होगा उस समय कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई थी, तो विपक्ष का नेता एब्सेंट था, तो उसके कारण से कई सालों तक ये पोस्ट वैकेंट ही रही। और फिर पिनाकी चंद्र घोष के रूप में पहले लोकपाल मिले। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता के गया हूँ इस स्टोरी में कि लोकपाल का जन्म एक तरह से एक व्यापक जन आंदोलन के कारण हुआ था। और जन आंदोलन किस बात पे था कि सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मारामारी मची हुई है पैसों की लूट की, वो कहीं ना कहीं रुके और उसको रोकने के लिए एक संस्था बने जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, है ना, जिसमें लोकपाल की और लोकायुक्त की नियुक्ति सामने आती है। क्लियर? लोकपाल सेंट्रल लेवल पर
और लोकायुक्त राज्य लेवल पर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि लोकपाल और लोकायुक्त का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। यहाँ पर हम थोड़े से लोकपाल के काम के बारे में बात करें तो ये केंद्र सरकार से जुड़े लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनता है, उनकी जांच करता है। इसके पास दंड देने की भी शक्ति होती है। इसके न्यायिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री सब कोई आ जाता है। और अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और मैक्सिमम 8 सदस्य होते हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का सवाल केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि कानूनी भी है। ये तो हो गई लोकपाल के बारे में मोटी मोटी बातें। अब जानते हैं कि वर्तमान में लोकपाल कौन है। वर्तमान में जो लोकपाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज खानविलकर साहब हैं। उनके साथ 6 अन्य सदस्य, जिनमें से अधिकांश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो ये तो थी हमारी लोकपाल के बारे में छोटी छोटी बातें। इस पर हम डिटेल में कभी और वीडियो बनाएंगे। अभी हम वापस आते हैं BMW की बात पर कि लोकपाल ने आखिरकार BMW गाड़ियां क्यों खरीदी, क्या यह सही है या गलत है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो लोकपाल अधिनियम की धारा 7 में एक बात कही गई है कि लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन, भत्ता और सेवा की शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगी और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान होगी। अब प्रोटोकॉल में तो ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के समान है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को BMW 3 सीरीज की गाड़ियां मिलती है, बिल्कुल वही मॉडल जिसके लिए लोकपाल ने टेंडर जारी किया है। तो असल में अगर हम देखें तो लोकपाल ने जो किया है वो कानून के अनुसार बिल्कुल सही किया है, लेकिन यहाँ पर सवाल नैतिकता का है।